नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग इस वीडियो में इतिहास के मध्यकालीन भारत के खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को गुलाम वंश फिर उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया था। अब इस बार खिलजी वंश के बारे में कुछ बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो में पूरा हिस्ट्री का आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से दूंगा। इस तरह से आप लोग विस्तृत जानकारी अगर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। वन लाइनर क्या होता है, उसको याद करने में बड़े परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ दिए तो ये आपको याद हो जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल कितना था? गुलाम वंश का तो 1290 तक खत्म हो गया था। फिर 1290 में जब खिलजी वंश का उदय चालू हुआ तो इसने 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन चला। आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तुर्कों की 64 शाखाएं मानी जाती हैं, जिनमें से एक थे खिलजी। 64 शाखाओं में से एक कौन थे? खिलजी थे, जिनमें से एक थे खिलजी। यह शाखा अफगानिस्तान की मेललमंद घाटी में 4वीं शताब्दी में ही बस चुकी थी। ये शाखा कितनी? ये देखिए, अफगानिस्तान के हेलमंद घाटी में 4वीं शताब्दी में ही बस चुकी थी। इस क्षेत्र को खिलजी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। जो ये क्षेत्र था जो अफगानिस्तान के बगल में, उसको किसके नाम से जाना जाता था? खिलजी के नाम से जाना जाता था। खिलजी क्रांति ने न केवल गुलाम वंश को समाप्त किया, नवीन खिलजी वंश की स्थापना की। इसने तो गुलाम वंश को समाप्त ही कर दिया और फिर अपनी खिलजी वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। बल्कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तृत हुआ। जब ये खिलजी वंश आया तो इसने अपने दिल्ली सल्तनत को पूरे इंडिया के दक्षिण जो भारत है वहां तक इसके शासन का विस्तार सबसे बड़ा था। इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता, एक एकाधिकार और तुर्की लोगों को जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। जो पहले तानाशाही चलती थी तुर्की की, इसके आने से ये जाति तानाशाही क्या हो गई? समाप्त हो गई। जलालुद्दीन का राज्यारोपण मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक क्रांति का प्रतीक था। जब जलालुद्दीन का राज्यारोपण हुआ तो यह मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक क्या था? क्रांति का प्रतीक था। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, खिलजी वंश में 6 सुल्तान थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 6 सुल्तान के आप लोग नाम देख लीजिएगा, क्योंकि नाम पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका कार्यकाल कितना है, कौन कितने साल दो तक शासन किया। आइए देख लेते हैं हम लोग। पहला तो इसका जो संस्थापक है उसी का नाम है, क्या था? ये पहला है जो जलालुद्दीन खिलजी। इसका कार्यकाल 1290 से 96 तक चला। फिर इसके बाद कौन आया? रुकनुद्दीन खिलजी। रुकनुद्दीन खिलजी बस कुछ ही दिनों तक रहा, ये 1296 तक। फिर तीसरा, ये सबसे महान खिलजी वंश का शासक माना जाता है, ये है अलाउद्दीन खिलजी। फिर चौथा है शहाबुद्दीन अमर। इसने 1316 ईस्वी तक शासन किया। फिर मुबारक खिलजी आया, इसने 1316 से 20 तक किया। फिर ये खुसरो आया लास्ट 1320 तक। ये कुछ ही दिनों तक रहा। आइए अब एक एक करके इन लोगों के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। पहला था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था। संस्थापक कौन था? फिरोज खिलजी, जिसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की। खिलजी वंश के संस्थापक तुर्क थे। जो खिलजी वंश का संस्थापक जो थे वो तुर्क थे। हालांकि इसमें इतिहासकारों का मतभेद चल रहा है। देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हालांकि इतिहासकारों में इसका
मतभेद है। आइए जानते हैं आगे। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की थी। जो जलालुद्दीन खिलजी है वो बलबन के कार्यकाल से ही चलता आ रहा है और इसने उस समय सेना नायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ठीक। फिर इसके बाद उसने कई अवसरों पर मंगोलों आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। इसने क्या किया था? मंगोलों आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद, जो एक निकम्मा शासक था गुलाम वंश का, कैकुबाद, जिसका कार्यकाल 1286 से 90 तक था, इसके समय में प्रारंभ हुआ। कैकुकार के समय वह समाना का सूबेदार था, जो समाना था उसका सूबेदार था, तथा सर ए जहादार के पद पर नियुक्त था। किसके पद पर नियुक्त था? ये देखिए, सर ए जहादार। कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? शाइस्ता खां की। 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलो खरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया। जो कैकुबाद ने जो निर्मित किया था किलो खरी महल, उसी में इसने अपना क्या कराया था? राज्याभिषेक कराया था। क्या कराया था? राज्याभिषेक। दिल्ली का सुल्तान बना। इससे किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई इसने? किलो खरी को। राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन की आयु कितनी थी? 70 वर्ष। मतलब ये बूढ़ा हो चुका था एकदम। जब इसने सिंहासन पर बैठा तो इसकी उम्र कितनी थी? 70 साल। जो बलबन की, ये देखिए, जो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, इसने उदार नीति अपनाई और मध्यकाल का पहला शासक बना, है ना। इसने इस नीति को हटा के उदार नीति अपनाई, पहला शासक बना, जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। ये जनता की इच्छा के अनुसार शासन करता था। वस्तुतः जलालुद्दीन ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। जो हस्तक्षेप की नीति है उसको अपनाया। जलालुद्दीन के समय जो 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया, इसी के समय एक और मंगोल आक्रमण हलाकू के पौत्र उलुग खां के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? उलुग खां। जलालुद्दीन के काल में लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए। इसके देखिए, इसके राज में कितने लोगों ने इस्लाम धर्म को? 4000 मंगोल जो आए थे भारत में आक्रमण करने, वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुर मंगोलपुर में बस गए, जो नवीन मुसलमान कहलाए। ठीक है। जो 4000 जो मंगोल थे वो दिल्ली के निकट बस गए और इनको नवीन मुसलमान उस समय कहलाते थे। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी, जो अलाउद्दीन था, देवगिरी का सफल अभियान किया। जलालुद्दीन जुलाई 1296 में अली गुरसाफ्त ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी। सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इसने धोखे से क्या किया? इसके वो चाचा लगते थे, इसको चाकू से मार के अब खुद शासक करने लगा। आइए अब अलाउद्दीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि ये खिलजी वंश का सबसे महान शासक था। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अगर खिलजी वंश से प्रश्न उठते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही उठते हैं। आइए इनके बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 1266 से 67 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। ये क्या था? इसका खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसके संरक्षक थे।
जब इसके पिता मर गए थे तो इसके चाचा ही जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसका संरक्षण था। आइए, अलाउद्दीन 1296 से 1316 तक, जो ये डेट है 1296 1316 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। क्या था वो भतीजा? 1296 में उसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। उसने जलालुद्दीन के पुत्रों की भी हत्या कर दी। सोच लीजिए, ये तो अपने चाचा को तो मार ही दिया, लेकिन उनके जो पुत्र थे उनकी भी इन्होंने हत्या कर दी। जलालुद्दीन ने कई दमनकारी नीतियां अपनाई, अपने विद्रोहियों का निर्ममतापूर्वक सफाया कर दिया। विद्रोहियों का जो विद्रोह करते थे ये धीरे धीरे सबका सफाया कर दिया। इसने दिल्ली सल्तनत पर आसीन होने के बाद सल्तनत का विस्तार हुआ। उसने एक बड़ी सेना का गठन किया, दिल्ली और सल्तनत के विस्तार के कई अभियान शुरू किए। आइए आगे देखते हैं। प्रथम अभियान इसका क्या था? प्रथम अभियान में उसने अपने भाई उलुग खां, जो उसका भाई उलुग खां और वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के जो हिंदू राजा था कर्णदेव पर हमला कर दिया। सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जो वही सोमनाथ मंदिर है जो मोहम्मद गजनवी ने यहाँ लूटपाट की थी, तो इसने भी यहाँ पे जाके इसको ध्वस्त कर दिया। तथा अनिलवाड़ा, ये अनिलवाड़ा से बड़ी मात्रा में संपत्ति लूट लाई। जो अनिलवाड़ा में संपत्ति जब ढेर सारी लूट कर ये अपने शासन में ला दिया। लूट में खिलजी सेना ने काफूर हजार दिनारी को कैद कर लिया। काफूर हजार दिनारी जो एक किन्नर था इसको कैद कर लिया। उससे बाद में अलाउद्दीन ने मलिक नामक नायब का पद दिया। जो मलिक काफूर था उसको मलिक नायब का पद दिया इसने। इसके बाद ही भी अलाउद्दीन ने अपने अभियान को जारी रखा तथा अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की। 1301 ईस्वी में उसने रणथंभौर, ये सबसे इम्पोर्टेंट, रणथंभौर 1303 में चित्तौड़ को, जो 1303 में चित्तौड़, 1309 में सिवाना को, इसी के आसपास जालौर को भी अपने अधीन कर लिया। उसने उज्जैन, धार, मांडू और चंदेरी को भी जीत लिया। मतलब ये शासक धीरे धीरे हिंदुस्तान पे पूरा कब्जा करने लगा। ये अलाउद्दीन की सेना ने, इसके बाद मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान की शुरुआत की। ये मलिक काफूर वही जो किन्नर हजार दिनारी था वही है, इसी ने दक्षिण अभियान की शुरुआत की। 1307 में देवगिरी को पुनः जीत लिया। 1307 में देवगिरी को जीता। फिर 1310 में औरंगल को जीता। 1310 में औरंगल के काकतीय राज्य को ध्वस्त कर डाला। 1310 में ही द्वार समुद्र अभियान की शुरुआत की। 1311 में द्वार समुद्र की घेराबंदी के दौरान बल्लाल देव को आत्मसमर्पण कर दिया। जो बल्लाल देव था उसने आत्मसमर्पण कर दिया इसके सामने। इस प्रकार मुसलमानी राज्य कन्याकुमारी तक दोनों तट पर पहुंच गई। अलाउद्दीन की सेना 1311 में अपार संपत्ति के साथ दिल्ली लौटी। इसने पूरा संपत्ति दक्षिण भारत से लूट कर दिल्ली लौट आए सब। अब अलाउद्दीन के सल्तनत का विस्तार हिमालय से कन्याकुमारी तक हो गया था। मतलब समझ लीजिए कि पूरे भारत में। आइए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन के राज्यों में कवियों को आश्रय प्राप्त था। जो अलाउद्दीन था इसके राज्य में कवियों को आश्रय प्राप्त था। अमीर खुसरो, अमीर हसन को आश्रय मिला था। अलाउद्दीन इमारतें बनवाने का शौकीन था। उसने कई मस्जिदें भी बनवाई। अपने शासनकाल के आरंभकाल में हुए विद्रोह पर विचार करने के बाद अलाउद्दीन 4 कारण निकले। पहला कारण क्या था इसका? सुल्तान का अक्षम होना, मद्यपान, अमीरों की आपसी तालमेल, बेशुमार संपत्ति। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए
उसने कई कदम उठाए। शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगा दी, गुप्तचर संगठन बनाया और सुल्तान की इजाजत के बिना अमीरों के रिश्ते कायम होने पर पाबंदी लगा दी। सभी निजी संपत्ति को राज्य के अधीन में कर लिया, लोगों पर भारी कर लगाया और वसूली के सख्त कानून बना दिए। अलाउद्दीन सैन्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखता था। इसकी पैदल सेना में 334 रुपये वार्षिक वेतन मिलता था। जो पैदल सेना थी उसको वेतन ये चालू किया। सरकार की ओर से निश्चित मूल्य पर जो सामान है ये विक्रय का प्रबंध था। यद्यपि उसने अपने शासनकाल में तलवार और युद्ध के बल पर अपना सैन्य बनाए रखा, लेकिन 1312 ईस्वी के बाद उसे कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। 2 जनवरी 1326 का अलाउद्दीन का निधन हो गया और इसने अपने सैनिकों को, जो इसके सैनिक थे, इसकी हुलिया बदलने और दाग प्रथा ये इसी ने चालू किया था। ये अपने सैनिकों की हुलिया बदलता था और एक चिन्ह लगाता था। आइए इसकी राजनीतिक अभियान, उत्तर भारत का विजय। पहले गुजरात अभियान के बारे में जान लेते हैं हम लोग। गुजरात अभियान शुरुआत कितने में हुआ? 1258 से 99 में। गुजरात का राज्य उपजाऊ भूमि एवं व्यापार के कारण समृद्ध था। अलाउद्दीन के समय यहाँ शासक रायकर्ण था। इस राज्य पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन ने 2 दिशाओं में सेना भेजी, उलुग खां को सिंध की ओर तथा नुसरत खां को राजपुताना के मार्ग से। दो तरफ से गुजरात को घेरने की कोशिश की इसने। गुजरात का शासक रायकर्ण इस आक्रमण का सामना नहीं कर सका, वह दक्षिण की ओर भाग गया। रायकर्ण ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। किसके यहाँ जाके शरण ली इसने? देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव के पास। सुल्तान की सेना ने गुजरात विजय के बाद सूरत सहित कई नगरों पर सोमनाथ मंदिर लूट लिया। इसी राज्य के खंफा बंदरगाह पर आक्रमण के समय एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर को नुसरत खां ने खरीदा, जो बाद में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेना बना था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 1000 दिनारी। अब ये रणथंभौर पर आक्रमण किस तब 1301 वाला। रणथंभौर राजपुताना का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। यह पहले दिल्ली राज्य का अंग रह चुका था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक हमीर देव सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण के लिए उलुग खां एवं नुसरत खां को भेजा था। माना जाता है कि यहाँ लगभग 1 साल तक सुल्तान की सेना को कोई सफलता नहीं मिली। जो रणथंभौर का आक्रमण था, यहाँ पे इसकी सेना 1 साल तक इंतजार करती रही। अंत में 1301 में हमीद देव का प्रधानमंत्री रणमल सुल्तान से मिला। राणा हमीर देव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सुल्तान की इस तरफ नुसरत खां इस युद्ध में मारा गया। हमीर रासो के अनुसार हमीर की रानी रंग देवी के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। ठीक, ये पहला जौहर माना जाता है राजस्थान का। अब चित्तौड़ का विजय 1303। रणथंभौर के पश्चात 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती, जो इनका मूवी बना है पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ आक्रमण की योजना बनाई। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावती में इसका उल्लेख किया है। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह। इसी अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाया और चढ़ाई कर दी, परंतु अलाउद्दीन के चित्तौड़ की घेराबंदी नहीं तोड़ी। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह ने घेराबंदी के 7 माह बाद आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन के अपने बेटे खिलजी खां को चित्तौड़
विजय के बाद यहाँ का शासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को सेना को 1303 में काकतीय शासकों की सेना के वारंगल में परास्त किया। ठीक, आइए अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट जो खिलजी वंश के शासक थे, मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के लिए षड्यंत्र किया। उसने अलाउद्दीन के नवजात शिशु शहाबुद्दीन उमर को शासक बना दिया और स्वयं सत्ता का उपभोग करने लगा। लेकिन काफूर की हत्या कर दी गई और मुबारक खिलजी को शासक बनाया गया। मुबारक ने कई उदारपूर्ण कार्य किया। अलाउद्दीन द्वारा बंदी बनाए गए सभी व्यक्तियों को उसने छोड़ दिया। लोगों से छीनी गई जमीन लौटा दी गई तथा सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया गया। अपने शासनकाल के दौरान उसने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। मुबारक के शासनकाल के दौरान खुसरो खां के प्रभाव में वृद्धि हुई और सुल्तान के विश्वास पात्र बन गया। उसने मुबारक की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। आइए लास्ट सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो खां, ये अप्रैल से सितंबर तक रहा, 3-4 महीने इसने कार्यकाल किए। मुबारक शाह के पश्चात दिल्ली का सिंहासन रिक्त हो गया। अलाउद्दीन के 4 पुत्रों की हत्या पहले ही हो चुकी थी। शेष बचे पुत्र की भी हत्या कर दी गई। सभी महत्वपूर्ण दरबारियों पर दबाव डालकर अपने अथवा उसने समर्थन से खुसरो स्वयं सुल्तान बन गया। उसने अपने नाम का कुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। उसने पैगंबर की सेनापति की उपाधि ग्रहण की। उसने विरुद्ध इस्लाम का शत्रु व इस्लाम के खतरे में है के नारे लगवाए। इसने क्या नारे लगवाए? इस्लाम का शत्रु जो है वह इस्लाम का खतरे में है के नारे लगा। तुगलक वंश के गयासुद्दीन ने खुसरो की हत्या कर दी। तुगलक वंश की नींव डली। 8 सितंबर 1920 को वहां गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। इसी तरह खिलजी वंश का कार्यकाल समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में तुगलक वंश के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चनों से पूरा जो खिलजी वंश का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की सीरीज एक आएगी अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में के लिए आपके यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।